बधाई देते हुए इस समय ये 43वां वर्ष है प्रदर्शनी का यहाँ प्रचार करते हुए माँ गंगा की आराधना में उनकी सफाई के लिए मुंह लगा दिया। निश्चित है उनके सुपुत्र डॉक्टर वशिष्ठ जी इस काम में लगे हैं, तो मुझे आज वो कहानी याद आई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वंशजों की, जो उनके पूर्वज थे कि राजा सरल ने शुरुआत किया था माँ गंगा को लाने के लिए, और 3-4 पीढ़ियां जब खप गई थी तब जाकर के राजा भगीरथ गंगा पूजा करें। डॉक्टर शुक्ला जी की एक और अवधारणा थी, वो चाह रहे थे कि एक गंगा म्यूजियम और एक गंगा मंदिर की स्थापना प्रयागराज में हो। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण शुक्ल जी यहाँ पे बैठे हुए हमारे जिलाध्यक्ष गंगा पार भाई अश्विनी जी, डॉक्टर चंद्रशेखर जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, और यहाँ पे बैठे हुए संगीतकार भी हैं। अभी मैंने एक प्रकार से झलक ही देखी है प्रदर्शनी की, और जानने की जिज्ञासा पैदा हुई, और उसका कारण है हम लोगों के, अब जिस पल मैं पढ़ रहा था, आज से बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं, 70 और 80 के दशक की बात कर रहा हूं, उस समय इस प्रकार से गंगा के ऊपर, गंगा माँ के ऊपर जो लिखा जाता था वो कुछ धार्मिक तथ्यों तक ही रखा गया था, मगर गंगा के पानी में कितनी वैज्ञानिक शोध पड़ी हुई है या उसमें खोज हुई है या खोज हो गई है, उसके बारे में जानकारी बड़ी कम होती थी। और उसका कारण ये है कि जब आजाद भारत हुआ तो कहीं न कहीं विशेष रूप से 65 के बाद जो शिक्षा का क्षेत्र है वो वामपंथियों के हाथ में आ गया। वामपंथी ने धर्म को एक किनारे, हम लोग के धर्म को उन्होंने कहा ये सेकंड ग्रेड है, और जो हम लोग के बच्चे पढ़ रहे थे या हम जैसे लोग भी पढ़ रहे थे, वो जब बड़े हो रहे थे, चाहे वो पब्लिक स्कूल में हो, गवर्नमेंट स्कूल में हो या सरकारी हो, और जिस प्रकार से एक फिल्म जगत चल रहा था, उसके अंदर ये धर्म का महत्व कम दिखाया जा रहा था या कम समझाया जा रहा था। इसलिए गंगा के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, विशेषताएं हैं, उसके बारे में जिक्र ही नहीं हुआ। वो आपकी प्रदर्शनी से झलक रहा था। तो मेरा ये मानना है कि आपका सुझाव अच्छा है संचालक महोदय, और ये डॉक्टर शुक्ल जी का था, आपने बताया ऐसा कि ये एक गंगा म्यूजियम होना चाहिए। तो मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि कुछ विषयों पे परसों मुझे मुख्यमंत्री जी से बातचीत करनी है, तो मैं अब जो कड़ी बनेगी उसमें सबसे ऊपर ये विषय रखूंगा कि गंगा म्यूजियम प्रयागराज में परमानेंट बन जाए, और उसके साथ साथ एक शोध का भी सेंटर बने। ये दोनों चीज जोड़ेंगे तो शायद एक अच्छा रहेगा, और म्यूजियम बनने से जिस प्रकार से आप दिखा रहे थे उसको और बेहतर करते हुए उसको रखेंगे, तो लोग जब आते हैं यहाँ पर तो उस म्यूजियम में भी जाएंगे, तो लोगों को वो 3D के माध्यम से समझने का भी और अच्छा मौका मिलेगा, और चीजें वो समझ के कुछ ग्रहण करके जाएंगे, कुछ छोड़ के जाएंगे, लेकिन उससे एक चर्चा का विषय बनेगा
और मेरा ये मानना है जब चर्चा का विषय बनता है, लोग समझना शुरू करते हैं, तो सफाई का जो स्वच्छता का अभियान है उसमें भी एक प्रकार से सफलता मिलती है। मैं आज सच्ची श्रद्धांजलि अपने दीनानाथ, स्वर्गीय दीनानाथ दीन जी को देना चाहता हूँ, जो इस परंपरा को नींव डाले। अभी गंगा प्रदूषण को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की, लेकिन इसके पहले 46 साल पहले दीनानाथ दीन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होते हुए भी, होलागढ़ के ब्लॉक प्रमुख होते हुए भी, आप चले जाइए गंगा किनारे और उन्होंने लिखा निर्मल गंगा, अविरल गंगा, क्या क्या बहुत स्लोगन लिखवाया उन्होंने। और इस तरह से उस महान पुरुष ने इस गंगा के स्वच्छता के लिए, गंगा के अविरलता के लिए, गंगा का पानी निर्मल हो, जैसे इसको अमृत जल कहा जाता है। गंगा जल नहीं है, ये अमृत जल है। सगर ने ले आकर के सगर के पुत्रों को तारने के लिए भागीरथी ने अनवरत प्रयास किया और ले आए। उसके बाद केवल गंगा पर काम किया तो दीनानाथ दीन ने किया। आज जहां भी है माँ गंगा उनको स्वर्ग में भी आशीर्वाद देती है। अब आज इस गंगा प्रदर्शनी में किसी न किसी रूप में उपस्थित है। वो ऐसे वशिष्ठ नारायण जी को और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कहा गया है गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। आज माघ में माघ मकर रविकर गति होई, तीर्थ पति ही आओ सब कोई। इसमें सारे देवता प्रयाग में बस गए हैं, आकर यहाँ कहीं न कहीं रूप में विराजमान है। यहाँ 12 माधव है, 12 माधव का क्या महत्व है। इस तरह से बंधवा के हनुमान जी विराजमान है। सबको आशीर्वाद, सबको यहाँ जितने भी तीर्थयात्री आ रहे हैं सब अपने पवित्र मन से इस पवित्र गंगा यमुना और सरस्वती के पावन संगम पर स्नान करके अपने और अपने पूर्वजों को तार रहे हैं। भगवान राम भी यहाँ आए थे। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता भी बन जाते समय यहाँ आए थे। ये ऐसा स्थान है, इसीलिए आज तीर्थपति कहा जाता है। तीर्थपति है आओ सबको। डॉक्टर को तब से मैं जानता था, प्रत्यक्ष कोई परिचय नहीं था मेरा उनका। वो हम लोगों से सीनियर थे और बहुत सारे कई सौ की संख्या में हर डिपार्टमेंट से कम 5 साल तक एक को मिलती था। फिर बाद में भारत सरकार में आ गया, वो अलग बात है। तो लेकिन बाद में जब उनसे संपर्क हुआ और बहुत यहाँ इलाहाबाद ही आया और संपर्क हुआ, तो उनका जो तब तक तो ब्लॉक प्रमुख और कई पदों पर तब तक हो चुके थे, तो उनका जो जज्बा था और जिस तरह से जो कमिटमेंट था, आप कल्पना करिए कि आज से 43 साल पहले उन्होंने कल्पना की कि गंगा नदी जिस तरह से अभी 43 साल पहले इतनी प्रदूषित नहीं थी मानवता, लेकिन वो एक कल्पना और भविष्य को देखने की दृष्टि जो उनकी बनी, उन्होंने देखा कि ये कहाँ तक जा सकता है और वो शुरुआत उन्होंने की। पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक चलने वाले इस माघ मेले में प्रयागराज क्षेत्र के अंदर खासतौर पर गंगा यमुना की इस रेती पर दुनिया भर से तमाम लोग न सिर्फ गंगा यमुना में स्नान करने आ रहे हैं, बल्कि साधु संतों महात्माओं के आशीर्वचनों को भी सुनने आ रहे हैं। इस दरमियान यहाँ पर मेले की साज सज्जा के साथ ही मेले में ऐसे भी कई शिविर हैं जहाँ पे देव नदी गंगा, यमुना और दुनिया भर की अन्य नदियों के संबंध में भी जानकारी लोगों को दी जा रही है, कैसे उनको शुद्ध रखा जाए, साफ सुथरा रखा जाए, प्रदूषण मुक्त रखा जाए। ऐसी ही एक प्रदर्शनी पिछले 42 सालों से इस प्रयाग क्षेत्र में स्थापित होती आ रही है। देव नदी गंगा यमुना जल प्रदूषण निवारण प्रदर्शनी। और इस प्रदर्शनी का यहाँ पे क्या रोल है, क्या भूमिका है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस प्रदर्शनी से जुड़े हुए एक महानुभाव हमारे साथ हैं। आइए पहले इनका परिचय लेते हैं और फिर इस प्रदर्शनी के साथ साथ आपके अपने अनुभव और कार्य क्या हैं इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मदन मोहन भट्ट। मैं मूल रूप से उत्तराखंड देवभूमि से जुड़ा हुआ हूँ
और मैं 1990 से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपने आजीविका के लिए कार्यरत हूँ और इसी दौरान हमारे विश्वविद्यालय का प्रदर्शनी मेला क्षेत्र में अनवरत 42 सालों से चलती आ रही है। तब से 1990 के बाद से मैं लगातार प्रदर्शनी में जब भी मेरे को जो समय मिलता है, छुट्टी मिलती है, तो मैं यहाँ प्रदर्शनी में आता हूँ। और इस प्रदर्शनी से मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि एक तो हमारे विश्वविद्यालय का जो परिचय है वो पूरे विश्व में जा रहा है, क्योंकि यहाँ ये इंटरनेशनल मेला यहाँ पर होता है, ये कोई भारत का मेला नहीं है, पूरा विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं। और उससे ये संदेश हमारा दूर दूर पूरे विश्व में हमारे विश्वविद्यालय के बारे में, यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी है। और मैं भी चूँकि अध्यात्म से जुड़ा हूँ, इसलिए मेरा है कि अगर हमारे विचार अगर अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिक ही गंगा में प्रदूषण नहीं होगा। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि गंगा जी में कुल्ला नहीं करना चाहिए, गंगा जी में गंदे वस्त्र नहीं धोने चाहिए, गंगा जी में साबुन नहीं लगाना चाहिए और गंगा जी को मलिन नहीं करना चाहिए। और ये जब तक हमारे विचारों में नहीं आएगा, आम आदमी में नहीं आएगा, तब तक ये प्रदूषण नहीं हट सकता है। हमें पता है कि हम गंगा जल को पीते हैं, उसका गंगा जल से हम संध्या करते हैं, तो उस जल को जब ले रहे हैं तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है गंगा के लिए, ये हमको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए। तो जब हम उसको मलिन करेंगे तो उस जल से हम कैसे स्नान कर लेंगे और किस तरह से हम उसका पान करेंगे, तो ये आवश्यक है। अभी प्रदर्शनी के कार्यकर्ता डॉक्टर भट्ट ने हमें बताया कि किस तरीके से ये प्रदर्शनी 40-42 सालों से चल रही है और वर्ष 90 से वो खुद जुड़कर प्रदर्शनी के कार्यों में संलग्न है। ऐसे में ये भी सोचना लाजमी है कि इतनी बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन, उसका प्रबंधन कितना दुरूह और कठिन कार्य होगा। इस सिलसिले में हमने इस प्रदर्शनी के प्रबंधक हमारे साथ त्रिभुवन नाथ शुक्ल हैं, आपसे भी मिलते हैं और जानते हैं कि इस प्रदर्शनी से जुड़े हुए अपने अनुभवों में उन्होंने क्या कुछ जाना, कैसे कैसे इस प्रदर्शनी का आकार, विचार, प्रकार बदला और आज इस प्रदर्शनी को लेकर वो क्या सोचते हैं। हाँ, ये प्रदर्शनी गंगा जल प्रदूषण प्रदर्शनी इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही है। इसके व्यवस्थापक डॉक्टर दीनानाथ शुक्ल दीन जी थे और ये सन 1982 से लगातार चल रही है और कठिन से कठिन परिश्रमों में ये प्रदर्शनियाँ अनवरत चल रही हैं। इसका आयोजन केवल गंगा की सफाई के लिए किया गया है। हम लोग जन जागरण कर रहे हैं। जन जागरण के द्वारा सभी व्यक्तियों, साधु संतों या महात्माओं, ऋषि मुनियों और अन्य लोगों से भी बात किया जाता है, उसको जन जागरण किया जाता है। इस प्रदर्शनी का मेन उद्देश्य है कि माँ गंगा को अनवरत सफाई के मार्ग पे लिया जा सके। आपने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है। हम जानना चाहेंगे कि इसके प्रबंधन से जुड़ी हुई जो विशेषता है, कुछ उसके बारे में कुछ ऐसा अनुभव बताइए कि प्रदर्शनी के प्रबंधन के लिए कभी आपको किसी तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ा हो, अचानक से कुछ व्यवस्था करनी पड़ी हो, क्योंकि ये प्रदर्शनी अपने आप में बहुत विशाल है और इसका उद्देश्य भी उससे ज़्यादा विशाल है। जी, इस प्रदर्शनी के लिए बहुत अथक, कभी कभी तो मुद्दा की सबसे बड़ी समस्याएँ हुई हैं। इसके लिए हमारे डॉक्टर दीनानाथ शुक्ला जी अपने पेय से भी पूरा लगाकर अब कार्य किया करते थे और आज इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि धन अभाव के कारण उनके बेटे डॉक्टर BN शुक्ला के अथक परिश्रम के द्वारा इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ इस प्रदर्शनी संस्था के संस्थापक सदस्यों में से एक डॉक्टर BN शुक्ला हैं, जिनकी देखरेख में पिछले 2 वर्षों से प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। आइए प्रदर्शनी से जुड़ी हुई तमाम बातें, अनुभव और आगे के उद्देश्य क्या हैं, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर वशिष्ठ नारायण शुक्ल जी।
आप इस संस्था के निर्माण से लेकर अब तक के लगभग हर वर्ष में किसी न किसी रूप में प्रतिभाग करते रहे और अब इसके आयोजक संयोजक भी हैं। आप अपना अनुभव क्या पाते हैं? डॉक्टर दीनानाथ शुक्ल की जो परिकल्पना थी उसको कहाँ तक सार्थक पाते हैं और कहाँ तक ये महसूस करते हैं कि इसकी आवश्यकता पहले भी थी, आज भी है और बनी रहेगी? देखिए, ऐसा है, यह प्रदर्शनी जो है बहुत सार्थक सिद्ध हुई है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। जब 1981 से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था प्रोफेसर दीनानाथ शुक्ल दीन जी के द्वारा, तो उस समय गंगा जी में बहुत नाम मात्र प्रदूषण हुआ करता था। लोग प्रदूषण के बारे में, जल प्रदूषण के बारे में बहुत कम सोचते रहे होंगे, लेकिन उन्होंने ये अनुभव किया कि भविष्य में ऐसी विभीषिका आ सकती है कि नदियाँ, हमारी जो प्राणदायी नदियाँ प्रदूषित हो सकती हैं। वहीं से उन्होंने जन जागरण का एक ऐसा माध्यम निकाला कि हम क्यों ना प्रदर्शनी लगाई जाए जगह जगह और लोगों को अवेयर किया जाए पर्यावरण के विषय में, नदियों के जल प्रदूषण के विषय में, मृदा प्रदूषण के विषय में, ताकि लोग जागरूक हों और स्वयं जो है पर्यावरण की रक्षा कर सकें। तो इसका ये मुख्य उद्देश्य था जन जागरण का, और स्लोगनों के माध्यम से जगह जगह नारे लिखे गए, निबंध चित्रकला, वाद विवाद प्रतियोगिताएं बच्चों को लेकर आयोजित की गई, संतों को इकट्ठा किया गया, संत सम्मेलन किया गया, कवियों को इकट्ठा किया, कवि सम्मेलन किया गया। तो तरह तरह की जितनी भी गतिविधियां हो सकती हैं समाज को जोड़ने के लिए, समाज के सभी तबके के लोग इसमें शामिल हों, क्योंकि पर्यावरण में तो सभी जी रहे हैं, बिना पर्यावरण के कोई जी नहीं सकता। शुद्ध वायु सबके लिए आवश्यक है और शुद्ध जल सबके लिए आवश्यक है। तो इसके लिए, और नदियाँ हमारी शुद्ध जल की प्रतीक हैं, माँ गंगा जो है शुद्ध जल की प्रतीक हैं। तो इसलिए उन्होंने यह अभियान प्रारंभ किया और 1981 से लगातार यह अभियान चला आ रहा है। इसके आयोजन के 4 वर्ष बाद केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन हुआ, बाद में जो है गंगा मंत्रालय बनाया गया, और आप तो जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने माँ गंगा को जीवित नदी का दर्जा भी दिया। कहने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे इसमें जो है जागरूकता आई और समाज के सभी वर्ग के लोग जागरूक हुए हैं इस कार्यक्रम से। इससे हम लोगों को बेहद प्रसन्नता है कि कम से कम हमारा जो उद्देश्य था, या संस्थापक अध्यक्ष का जो उद्देश्य था, प्रोफेसर दीनानाथ शुक्ल जी जो चाहते थे, वो जो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके समाज में जो है फैल रही हैं। एक प्रोफेसर होने के नाते अपने विद्यार्थियों को साथ लेकर एक छोटी सी चलाई गई मुहिम आज एक विशाल जन जागरण के रूप में हमारे सामने है। निश्चित तौर पर उनकी ये सोच कि न सिर्फ छात्र बल्कि समाज का हर वर्ग, हर तबका नदियों की आवश्यकता को, मीठे पानी की जो कमी होती चली जा रही है, जिसकी वजह से नदियों के क्षेत्र में रहते हुए हमें पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। कहीं न कहीं उनकी सोच बहुत ही दूरदृष्टि के तहत हमारे सामने आई, जिसके बाद सरकारें जागरूक हुईं, मंत्रालय बनाए गए। यानी कहीं न कहीं डॉक्टर दीनानाथ शुक्ल की सोच का ही परिणाम हमें दिखाई देता है, जिसने सबको, यहाँ तक कि हमारी सरकारों तक को मजबूर किया कि वो इस आवश्यकता को गंभीरता से लें। इसके गंभीर परिणाम जो होंगे उससे कोई अछूता नहीं रह सकता, चाहे वो गरीब तबका हो, अमीर तबका हो, किसी भी वर्ग धर्म का व्यक्ति हो। नदियाँ किसी धर्म की नहीं होती, नदियों का कोई जात या कोई किसी तरह का निर्धारण नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि प्रकृति ने हवा, अग्नि, वायु के रूप में उनको भी हमें दे रखा है। तो डॉक्टर दीनानाथ शुक्ल की सोच को आज आप अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं। समस्याएं बहुत होंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा जन जागरण अभियान है। हमने सुना है कि 16 से 17 करोड़ या फिर उससे भी ज़्यादा लोग अब तक इसको 40 वर्षों में देख चुके हैं। तो ऐसे में इससे जुड़े हुए जो भी कार्य होंगे, इसको लगाने से लेकर मेला समाप्त होने के बाद इसके निस्तारण तक में आप उनसे कैसे निपट रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कर रहे हैं, और उद्देश्य प्रभावित ना हो या किसी तरह के नए उद्देश्य कैसे शामिल किए जाएं, इन पर भी थोड़ी दृष्टि डालें। देखिए, ऐसा है, जब आप इस तरह का सामाजिक कार्य करते हैं तो उसमें बहुत सारी विषमताएं आती हैं, दुरूहता आती है, कठिनाइयाँ आती हैं, और यदि आपका जो है मन स्थिर है, आपकी लगन है कि हमको ये कार्य करना है, ये समाज और देश के लिए आवश्यक है, तो निश्चित है जो है आप अपने कार्य को कर पाएंगे
और अपने कार्य में सफल होंगे। तो हम लोग लगातार अपने उद्देश्य को ध्यान में रख के कार्य कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि कोविड पीरियड में बहुत सारी समस्याएं आई थी। आपने देखा ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे। हम लोग तो बरसों से चिल्ला रहे हैं इस बात को। छोटे छोटे हम लोगों ने स्लोगन बना रखे हैं और पेंटिंग के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि अगर हमारा वायु इसी तरह से प्रदूषित होता रहा तो निश्चित है भविष्य में ऐसा भी दिन आएगा कि चिड़ियों को भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उड़ना पड़ेगा। यानी स्थिति बहुत ही भयावह होती जाएगी और हम लोग धीरे धीरे उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यह है कि देखिए विषमताएं तो आती जाती रहेंगी, हम अपनी पूरी लगन और निष्ठा के साथ यह कार्य करते रहेंगे। हमारे सहयोगियों के माध्यम से, हमारे लोगों के माध्यम से हम लोग निरंतर यह कार्य कर रहे हैं। हमें पता लगा कि आर्थिक रूप से इस संस्था को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उससे निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, सामाजिक कार्य में आर्थिक विषमताएं तो आती हैं और इसमें आ भी रही हैं, शुरू से अब तक कायम है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता जो है माँ गंगा निकालती रहती हैं, काम चलता रहता है। और हम तो ये कहते हैं कि अच्छा कार्य आप करते रहेंगे तो निश्चित है उसका समाधान भी माँ गंगा करती रहेंगी। और अभी तक तो ऐसा ही चलता रहा है और ईश्वर से अब माँ गंगा से प्रार्थना है कि वो इसी तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती रहें और हम लोग समाज सेवा के लिए इसी तरह से जुटे रहें, करते रहें। चलते चलते संतवाणी के दर्शकों के लिए कोई संदेश आप देना चाहें तो बड़ी प्रसन्नता होगी हमें। हम यही कहना चाहते हैं जितने भी लोग इस चैनल को सुन रहे हैं उन सभी से कहें, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, चाहे जो भी जिस वर्ग के हों, वो जहाँ भी रहें, पर्यावरण के लिए छोटा सा छोटा काम भी उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा भविष्य के लिए। तो अगर वो वृक्ष लगा सकते हैं तो वृक्ष लगाएं, जल का शुद्धिकरण कर सकते हैं तो वो करें, मिट्टी को साफ़ सुथरा बना सकते हैं तो आजकल ऑर्गेनिक जो है खेती की बात चल रही है, प्रचलन में आ रही है। कुछ भी जो भी कर सकते हैं वो पर्यावरण के लिए करें, क्योंकि हम पर्यावरण का दोहन करते जा रहे हैं और उसको बचाने का, उसको संरक्षित रखने का कोई ठोस प्रयोजन नहीं निकाल पा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं वो इस ओर सोच रहे हैं और हम लोगों को आशा और पूर्ण विश्वास है कि निश्चित भविष्य में सारी चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन चिंतन करने की आवश्यकता है प्रत्येक व्यक्ति को। आज हम इस माघ मेले क्षेत्र में हैं, गंगा प्रदर्शनी में हैं। मैं चाहूँगा इस प्रदर्शनी को लेकर भी आप अपने दो शब्द ज़रूर। नहीं ज़रूर, क्योंकि यह प्रदर्शनी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक है, एक बहुत बड़ा, मतलब लगभग 5 दशक हो चुके हैं इस प्रदर्शनी के चलते हुए। और प्रोफेसर दीनानाथ शुक्ल जी की ये तपस्या है। उन्होंने, आप सोचिए, आज से 50 साल पहले ये कल्पनाएं की। गंगा तब शायद उतनी प्रदूषित नहीं हुई थी, प्रदूषित होना शुरू हुई थी गंगा, और उन्होंने उन सारी संभावनाओं को देख लिया कि आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो गंगा का प्रदूषण बहुत बढ़ेगा और गंगा एक तरह से ख़त्म सी हो जाएगी, जो आज दिखाई पड़ती है स्थितियाँ हम लोगों के सामने। और इसको लेकर जिस जीवटता के साथ, जिस ईमानदारी और सच्चाई के साथ, ईमानदारी मीन्स जो वो कहते थे वही करते थे, तो वो जो अंदर बाहर से एक होना, उसके साथ उन्होंने एक लंबे अरसे से इस को रखा। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा संबल दे गए हैं, एक ऐसा रास्ता बता गए हैं सारे लोगों के लिए। और विशेषकर जिस तरह गंगा प्रदर्शनी है और उसमें जिस तरह उसका वैज्ञानिक तरह से विश्लेषण किया जाता है, देखने वाले लाखों लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे उससे प्रेरित हुए होंगे, बहुत सारी और तमाम संस्थाएं या तमाम तरह के कार्यक्रम इससे निकले हैं। तो ये प्रदर्शनी तो वटवृक्ष है, समझ लीजिए, ये तो एक वटवृक्ष है। पता नहीं कितनी शाखाएं प्रशाखाएं इसके साथ निकली है और वो एक युग पुरुष की तरह इस दिशा में करके गए हैं। तो ये प्रदर्शनी तो हम लोगों के गौरव की बात है और हमेशा जीवन में एक दिशा देने की बात है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।